उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सिलक्वारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का कार्य जारी है। मलबा हटाने के लिए हैवी एक्सकेवेटर मशीनों को भी लगाया गया है। वॉकी टॉकी के थ्रू टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हुआ है। सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है और पाइपलाइन के जरिए रात में चबेना के पैकेट भी भेजे गए थे। टनल के अंदर 26 घंटों से लगातार फंसे हुए हैं 40 मजदूर। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि कल ही ये खबर सामने आई थी कि जहां पर एक टनल के अंदर 40 मजदूर फंस गए थे। हालांकि कल तक ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया था और कल ही अधिकारियों की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि एक दिन के अंदर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रात भर मौके पर ही जुटी रही है। उसके बाद में जो अंदर मजदूर फंसे हुए थे उनको ऑक्सीजन भी पहुंचाया गया, खाने पीने का सामान भी पहुंचाया गया। हालांकि जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है उसमें सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वॉकी टॉकी के जरिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी की गई और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी टनल में 40 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें निकालने का कार्य किया जा रहा है। बलवीर ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए। बलवीर, क्या अपडेट है? कब तक मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा? जो कार्य है पिछले 26 घंटे से लगातार जारी है और इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि रात के समय में एक बार जो मजदूर जो फंसे हुए हैं 40 के लगभग मजदूर बताए जा रहे हैं उनसे संपर्क हुआ है तो सुरक्षित होने की बात सामने आई है। और एक जो पाइप है पानी की पाइप लाइन जो बिछी है पहले से, उसी के जरिए ही ऑक्सीजन टनल के अंदर भेजी जा रही है और कुछ खाने का सामान भी उसी के जरिए प्रेशर लगा के भेजा गया है। तो एक राहत की खबर है। पर जिस जगह पे मलबा घिरा है, जिस जगह पे टनल से टूट हो रही है, वहां पे जैसे ही मलबा हटा रहे तो और मलबा ऊपर से आ जा रहा है। तो कह सकते हैं कि समय इसमें लग सकता है और अगर समय ज्यादा लगेगा तो कहीं ना कहीं जो अंदर मजदूर फंसे हुए उनके सामने दिक्कतें पैदा हो सकती है, क्योंकि अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें है अंदर वो बाहर नहीं आ रही है और किस प्रकार का वहां टेम्परेचर है, किस प्रकार की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। एक बार सिर्फ बात हुई है क्योंकि उनके पास जो वायरलेस सेट है दिया हुआ है वो भी, उसकी बैटरी भी बताया जा रहा है कि वो कभी कभी उसको यूज कर रहे हैं। तो एक बार कल रात उन्होंने यूज किया जिस चलते उनसे संपर्क हो पाया। पर देखना होगा कि कब तक इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। जो मशीनें वहां पे भेजी गई थी वो भी ज्यादा सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो टनल के अंदर टूट हो रही है वो लगातार टूट बनी हुई है। जितना मलबा बाहर निकाल रहे तब तक फिर से मलबा आ जा रहा है। तो बड़ी समस्या है और समय इसमें अभी भी बताया जा रहा है कि समय और लग सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर समय लगता है तो परेशानी जो 40 मजदूर जगह जगह के राज्य के जो फंसे हुए हैं जो और उनके सामने कई प्रकार की परेशानी अंदर पैदा हो सकती है। जी बलवीर, कौन कौन से राज्य के मजदूर हैं जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं, इस बात की जानकारी स्पष्ट हो पाई है? और साथ ही ये भी बताइए कि कल तक अधिकारियों का ये स्टेटमेंट था कि एक दिन का वक्त लगेगा, लेकिन अब क्या अधिकारियों का कहना है, कितना वक्त और लगेगा? और जो साथ ही आपने कहा कि मशीनें भी वहां पर पहुंची हुई हैं लेकिन वो पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो रही, तो ऐसे में और क्या वैकल्पिक व्यवस्था देखी जा रही ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि किस कहाँ के मजदूर फंसे हुए तो यहाँ पे लगभग आठ राज्यों के मजदूर फंसे हुए अंदर 40 की लगभग संख्या बताई जा रही है जो आंकड़ा पेश किया गया है। और मशीनों की बात करें तो मशीनें बाहर से अन्य जगह से बुलाई गई है ताकि जो काम है उसको और तेज गति से किया जाए। समस्या वहां पे ये आ रही है कि जहाँ पे टूट हो रही है वहां पे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, आज रात 15 मीटर तक मलबा हटाया गया था, पर फिर क्या हुआ कि जो पहाड़ी जिस जगह पे टूट हुई है वहां से जो लूज पोर्शन है वहां से मलबा आके फिर वहां पे इकट्ठा हो गया। तो अधिकारी अभी स्पष्ट नहीं कह पा रहे। कल हमने जिलाधिकारी से भी बात की थी, रात को भी हमारी बात हुई, तो उनका कहना है कि समय इसमें लग सकता है। ये नहीं बताया जा सकता कि कितना समय इसमें लग सकता है। और सभी जो टेक्निकल टीमें हैं उनसे राय ली जा रही है। बीआरओ के अधिकारियों को भी बुलाया गया था, उनसे भी वो जो क्षेत्र है जहाँ पे घटना घटी है उस जगह का मुआयना कराया गया। तो सभी की राय लेके एक
प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है। सभी की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन जो 40 मजदूर 8 राज्यों के फंसे हुए इनको निकाला जाए, और सभी दुआ भी कर रहे हैं कि थोड़ा अगर राहत मिलती है, पहाड़ी से भूस्खलन कम होता है और कुछ गुंजाइशें बचती है तो तुरंत, यानी कि बलवीर अगर मौसम बदलेगा, मौसम में थोड़ी राहत मिलती है तो थोड़ा काम और भी ज्यादा आसान हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत कुमार, सीओ पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी हम अंदर से आ रहे हैं, हमने देखा कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेब्री गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। अभी फिलहाल में इतना ही अपडेट। सर, ऑक्सीजन के अंदर की आप यहाँ पर जैसे कंप्रेसर भी ख़राब चल रहा है तो अंदर का कुछ अपडेट है सर कि क्या अंदर ऑक्सीजन जा रही होगी? नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई तो अंदर है, हमने पता किया है। स्टाफ ने ये बताया कि अंदर पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई तो लगातार बनी हुई है। सर, कोई अंदर से कोई संपर्क कोई अंदर से संपर्क के लिए दिन में एक बार संपर्क हुआ था, वहाँ से उन्होंने एक पानी का सोर्स के थ्रू यहाँ पर भेजा था। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अंदर से अभी हम उनको निकाल लेंगे। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि टनल के अंदर मलबा अधिक होने के चलते मजदूरों को निकालने में 1 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है। ये कल उनकी तरफ से कहा गया था, लेकिन पुलिस, एसडीआरएफ मौके पर तैनात है और साथ ही राहत बचाव कार्य में सभी लोग जुटे हुए हैं। वो सब अधिकारी भी लगे हैं, हमारी पुलिस की टीमें पहुंच गई हैं, एसडीआरएफ भी पहुंच गई है। पर मेन बात यह है कि एक तो समय लगेगा इसको खोलने में, टनल को कह रहे हैं 1 दिन से तो ज्यादा ही लगेगा, और तब तक किसी तरह वहां ऑक्सीजन पहुंचाना, बाकी हो सके तो राशन पानी पहुंचाना वो है, उसके वो प्रयास कर रहे हैं टेक्निकली क्या क्या हो सकता है। उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे सभी मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार अपडेट भी ले रहे हैं और पूरे रेस्क्यू की खुद सीएम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सीएम धामी ने प्रशासन की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो टनल के अंदर 40 लोग फंसे हुए हैं। भूस्खलन लगातार हो रहा है जिसके चलते बार बार मलबा आ रहा है। मलबे को हटाया तो जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर ही मौजूद है, लेकिन मलबा जितना हटता है वापस से भूस्खलन के चलते मलबा उतना ही आ जाता है, जिसके चलते अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया है। वहीं पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जो टीमें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन सभी को बाहर निकाला जाए। हालांकि अभी जो अपडेट मिल पाई है उसमें सभी मजदूर सुरक्षित हैं, अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। इसके अलावा खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। दिवाली के बाद में पहाड़ों में भी हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है और कई जगह छूटे पटाखों के कारण स्मॉग की चादर बिछ गई है और प्रदूषण की धुंध लोगों के लिए खतरनाक हो चुकी है। लेकिन दिवाली में छूटे पटाखों ने प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पिथौरागढ़ में भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर दीपावली मनाई। ये बात अलग है कि यहाँ प्रदूषण मैदानी इलाकों के मुकाबले काफी ज्यादा कम हुआ है। बीते रोज शाम 7 से 10 बजे तक लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है और उसके बाद में पटाखों का शोर कुछ कम हुआ। बात अगर बीते सालों की करें तो आतिशबाजी जरूर कम हुई है। ठंड ज्यादा होना भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द आतिशबाजी कर ठंड से खुद को बचाया जा सके, लेकिन उसका जो दूसरा असर है वो ये हुआ कि AQI और भी ज्यादा बढ़ गया। तो दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और उसका जो असर है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हवा और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, जहरीली हो गई है, क्योंकि एक बार फिर से जो स्मॉग की चादर है वो आसमान पर नजर आ रही है। दिल्ली के अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पिथौरागढ़ से विजय, चमोली से नितिन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले पिथौरागढ़ में विजय हमारे साथ में जुड़े हुए, चमोली में चलते हैं जहां पर नितिन जुड़े हुए हैं। नितिन, तस्वीरें आप चमोली की दिखाइए और बताइए कि कितनी आतिशबाजी कल रात यहां पर हुई है और हवा में कितना असर है।
जी आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं पहाड़ों की। दीपावली के बाद सुबह सुबह धूप खिली हुई है और पहाड़ों में अगर बात करें तो अब पटाखों का जो सिलसिला है पिछले 5 से 4 सालों की अगर बात करें तो आतिशबाजी में जरूर कम आई है। अगर हम बात करें तो बाजारों में कुछ ग्रीन पटाखे भी जरूर बिके हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से पटाखों के रेटों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे भी लोगों ने कम आतिशबाजी की है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो पहाड़ों में जो वायु प्रदूषण है वो फिलहाल अभी बहुत कम दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊंचाई वाले इलाके जो है वहाँ पे अभी ऐसा कुछ वायु ऐसी नहीं है कि जिससे कोई प्रदूषण हुआ हो, लेकिन आतिशबाजी जरूर लोगों ने की है। अब जो दीपावली का स्वरूप है वो भी लगभग थोड़ा सा बदल गया है। लोग पर्यावरण के प्रति भी जागरूक जरूर हुए हैं और ऐसा ही चाहिए कि पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक रहें। और दीपावली का जो त्योहार है वो दीपों का त्योहार माना जाता है और आतिशबाजी अगर कम करेंगे तो जरूर हवा भी साफ रहेगी। बिल्कुल नितिन, और दिल्ली एनसीआर के मुकाबले अगर ये तस्वीरें देखें तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें और साथ ही यहाँ पर काफी स्वच्छ हवा भी ऐसा लग रहा है कि महसूस आप कर पा रहे होंगे। पिथौरागढ़ से विजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय, तस्वीरें आप पिथौरागढ़ की दिखाइए कि वहां पर पटाखों का क्या कुछ असर हुआ है या फिर पहाड़ों की तरह ही पिथौरागढ़ में भी साफ तस्वीरें हैं? कि निश्चित तौर पर अगर पहाड़ों की बात करें तो यहाँ की आबोहवा आमतौर पर काफ़ी अच्छी मानी जाती है और जिस तरीके के दीपावली के पटाखे हैं या अन्य उनका जो प्रदूषण है यहाँ के पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। लेकिन बीती रात की अगर हम बात करें 7 से 10 बजे तक लोगों ने जमकर आतिशबाजी की थी। उसके बाद आतिशबाजी एकदम कम हुई है। इसलिए भी कम हुई है कि एक बड़ी वजह ये भी माना जा रहा है कि इस बार दीपावली लेट हुई है। लेट होने के कारण पहाड़ों में ठंड बढ़ी है, तो इसलिए कोई बाहर ज़्यादा रहना पसंद नहीं कर रहा था। जितनी जल्दी आतिशबाजी हो उसको पूरा कर लोग सुरक्षित स्थानों में गर्म की ओर जाना चाह रहे थे। एक वजह यह भी मानी जा रही है। लेकिन हम लोग अमूमन देखें जो आंकड़ा है, आंकड़ा तो अभी पर्यावरण बोर्ड की ओर से नहीं आया है कहाँ कितना प्रदूषण है। लेकिन सुबह जब हम लोग उठे हैं तो कुछ हल्की सी धुंध है। इसके अलावा मौसम खिला हुआ है, चारों ओर विजिबिलिटी एकदम साफ है। तो ये माना जा सकता है कि पहाड़ों में जो पटाखों का शोर तो काफी सुनाई दिया, लेकिन उसका जो पर्यावरणीय असर है वो उतना नहीं दिखा है। जी ठीक है। हरिद्वार से पुलकित भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पुलकित, पहाड़ों की तस्वीरें हमने देखी, काफी ज्यादा स्वच्छ तस्वीरें सामने आई, लेकिन हरिद्वार में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या वहां पर AQI बढ़ा है और साथ ही कल रात जो आतिशबाजी हुई है उसका असर आज हवा में देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हर साल जो है दीपावली के मौके पर जो है इस तरह की बातें उठती है कि जो पटाखे हैं उनको कम से कम जलाना चाहिए, सीमित मात्रा में जो है पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में शहर से लेकर देहात तक इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नजर नहीं आया है। बाजारों में जो है काफी पटाखों की बिक्री हुई है और उसके अलावा जो आम लोग हैं उन्होंने भी दीपावली को पूरे जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया है और पटाखे भी जो है काफी छोड़े गए हैं। हरिद्वार में आम तौर पर जो AQI इंडेक्स है वो उसकी इतनी बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन अभी क्योंकि किसी तरह का आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जो अब मोबाइल ऐप है या अन्य माध्यमों से चेक करने की कोशिश की जा रही है तो जरूर उसमें सामान्य से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त में हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास से गंगा घाट पर मौजूद है और तस्वीरों में यहाँ पर देखा जा सकता है कि गंगा जहाँ से बहती है वहां पर अच्छी खासी धुंध यहाँ पर नजर आ रही है और काफी विजिबिलिटी भी यहाँ पर जो है वो कम नजर आ रही है। आमतौर पर ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो दीपावली पर जिस तरह से आतिशबाजी हुई है पूरी रात, आधी रात के बाद भी यहाँ पर आसमान कुछ पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रहा है। ये धुंध का असर है या फिर यहाँ पर भी स्मॉग का असर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने बताया कि AQI जो इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उसमें AQI जो है वो अनहेल्दी जो है वो बताया जा रहा है मोबाइल ऐप के जरिए। अभी यहाँ पर किसी भी तरह के ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। जहाँ की जो हवा है वो इस तरह की जहरीली नहीं हुई जिस तरह की तस्वीरें जो है दिल्ली NCR से आ रही थी। तो उत्तराखंड में दिल्ली NCR के मुकाबले हालात बहुत ज्यादा बेहतर बने हुए हैं। जानकारी साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। UCC को लेकर बड़ी खबर है। उत्तराखंड में कुछ दिनों में UCC लागू हो सकता है। UCC के लिए बनाई गई कमेटी कुछ दिनों में सरकार को रिपोर्ट भी सौंप सकती है। वहीं उत्तराखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा उसे लागू करने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं और जनता से किया वादा पूरा करेंगे। न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है।
सर ये कहा जा रहा है कि यूसीसी पर जल्द ही विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले से ही कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, और उसमें न तो कोई जल्दी की बात है न देर की बात है। कमेटी का ड्राफ्ट प्राप्त होते ही हम आगे की कार्रवाई जल्दी पूरी करेंगे। सर ये कहा जा रहा है केंद्र से तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। नहीं, देखिए, वो तो यूसीसी कमेटी जब भी हमको बना के दे देगी तो हम तैयार हैं उसके लिए। अमित शाह जी से भी कल बातचीत हुई यूसीसी को लेकर? नहीं, जब तक ड्राफ्ट नहीं मिलेगा, और ड्राफ्ट मिलते ही जो है मैंने कहा है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और शीर्ष नेतृत्व का, हमारे सभी लोगों का उसमें हमको पहले से ही, चूँकि हमने अपने पार्टी का जो हमारा चुनाव के समय एक तरह से संकल्प था, वो संकल्प हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई थी। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी उसके लिए हमको पहले ही अपना आशीर्वाद दे चुका है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो कहते हैं जैसे ही हमें ड्राफ्ट मिलेगा उसे हम लागू करने की दिशा में काम करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता से जो वादा किया है वो सभी वादे हम पूरे करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी यूनियन। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र के ग्रीन सिग्नल मिलने के संकेत है। चर्चा जोरों पर है कि सरकार अगले कुछ दिनों में विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दे को सदन में ला सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड को देश का ऐसा पहला राज्य बनाने की तैयारी है जहां समान नागरिक संहिता अधिकार लागू होगा। दिल्ली से लेकर देहरादून तक यूसीसी पर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अब खबर है कि सरकार दिवाली के बाद विशेष सेशन बुलाकर यूसीसी बिल को पारित करवाने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यूसीसी पर मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की है। देखिए, विधानसभा का सत्र विधानसभा अध्यक्ष जी जब भी आहूत करेंगे तो स्वाभाविक विषय रहते हैं कि सरकार द्वारा जो कार्य सदन के उपयोगी होते हैं और वो सदन पटल में लाया जाता है। निश्चित रूप से यूसीसी भी उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है। विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार में मंत्री मानते हैं कि कई बार मुख्यमंत्री धामी कह चुके हैं कि विशेष सत्र बुलाना पड़े तो बुलाया जाएगा, और सरकार यूसीसी की पक्षधर है और इस पर जल्द फैसला लेंगे। इसके लिए अगर विशेष सत्र बुलाना होगा वही बुलाया जाएगा, क्योंकि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी जो यूसीसी लागू करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करने में विश्वास। पिछले 2 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार की कवायद तेज है, और अब कहा जा सकता है कि अब जल्दी यूसीसी पर तस्वीर साफ हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाने और बिजली बिल की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब स्मार्ट मीटर लगेंगे, जो प्रीपेड होने के साथ ही कंज्यूमर्स की जेब को भी राहत देगा। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार जो है वो कोशिशें चल रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत प्रदेश में करीब 16 लाख बिजली के स्मार्ट मीटर लगेंगे, जो पहले इलाकों और पहाड़ के 28 कस्बों में लगेंगे, जिससे बिजली की जितनी खपत होगी उसी हिसाब से बिजली के पैसे भी कटते रहेंगे। इन मीटरों के लिए UPCL एक ऐप भी तैयार करेगा, जिसमें हर 15 मिनट में बिजली की खपत का कंज्यूमर को भी मैसेज पहुंचेगा, जिससे कंज्यूमर भी अपनी बिजली खपत की जानकारी रख पाएगा। कंज्यूमर के प्रेमिसेस पे स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे, जो कि प्रीपेड मीटर्स होंगे, जो कि कंज्यूमर अपना रिचार्ज जैसे मोबाइल में रिचार्ज करा लेते हैं, और उसके बाद उसकी कॉल्स अपनी चलती रहती है, और फिर उसको दोबारा रिचार्ज करा लेंगे। मैदानी क्षेत्रों में 100% जाएगा ये। पर्वतीय क्षेत्रों के जो टाउन्स हैं, मुख्य टाउन्स हैं, उसमें 28 टाउन्स हैं, उनमें भी ये स्कीम आ जाएगी। ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन की दिक्कत है। अक्सर बिजली बिलों में अलग अलग सरचार्ज के चलते बिजली की कंपनियां आम जनता को खासा चूना लगाती हैं, जिसमें बिजली बिल बकाया, लेट पेमेंट सरचार्ज और अन्य कई प्रकार के सरचार्ज बिजली बिलों में अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिससे अब इन सभी एक्स्ट्रा सरचार्जों से उत्तराखंड के बिजली कंज्यूमर्स को राहत मिलेगी, जिससे बिजली कंज्यूमर का भी फायदा होने वाला है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।
सड़कें गांव की लाइफ लाइनें होती हैं और सीएम ने भी 30 नवंबर तक सड़कों को बेहतर करने के निर्देश कई बार दिए हैं, लेकिन नैनीताल में विभाग इसके लिए कितना ज्यादा संजीदा है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये नैनीताल बजून अधौड़ा सड़क है। PMJSY विभाग ने ऐसा काम किया है कि उसके लिए कोई भी सम्मान कम है। विभाग ने गांव तक सड़क तो पास कर दी, लेकिन सड़क पिछले 6 सालों से बंद है। बजून बाजार के पास ही पिछले 6 साल से सड़क से मलबा नहीं हट सका है। सड़क गड्ढों में है या फिर सड़क में गड्ढे, ये समझना मुश्किल है। गांव के लोग सरकारी सिस्टम से नाराज हैं। कई बार हमने इन्हें कहा, एक मलबा आया है रोड में जो ब्लॉक है, मेन रोड जो है, उसे 6 साल हो गए उस मलबे को, आज तक नहीं हटाया गया है और इतने खतरनाक स्थिति हो गई है, कई बार एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। पर सरकार कहती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी विकास कर रहे हैं, जब मूलभूत सुविधाएं हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं। रोड ऐसी चीज़ है, अगर रोड होगी तो अपने आप ही विकास हो जाता है। रोडों में जगह जगह गड्ढे हैं और नैनीताल से 10 किलोमीटर मात्र दूर। दरअसल बजून अधौड़ा पूरा सब्जी उत्पादन क्षेत्र है और नैनीताल और हल्द्वानी मंडी को यहां से सब्जी की आपूर्ति होती है। बावजूद इसके 6 साल से सड़क मुहाने पर ही बंद होने से परेशानियां इस पूरे इलाके में हो रही हैं। गजब की बात तो यह है कि सड़क मुहाने पर बंद होने के बाद विभाग ने सर्वे कर पूरी बंद सड़क की ओके रिपोर्ट दे दी। अब मामला डीएम दरबार पहुंचा है तो रिपोर्ट मांगी गई है। बजून अधौड़ा मार्ग PMGSY जोलीकोट के पास है। उनसे हम लोगों ने इसमें जो लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद होने की बातें संज्ञान में आई हैं, इसके क्रम में एक अपडेटेड रिपोर्ट मांगी है। जो भी प्रस्ताव विभाग का लैंडस्लाइड प्रभावित जो स्थल है उसके सुधारीकरण के लिए एस्टिमेट के रूप में विभाग की तरफ से आता है, उसको हम लोग टेकअप करेंगे। PMJSY का ये कारनामा कोई नया नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना सड़क खोले ही सड़क की ओके रिपोर्ट दे दी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या पर शिव भगवान और मां पार्वती की पूजा की जाती है। इस पूजा और व्रत को विधि विधान से करने पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन सुबह नदी में स्नान करने का भी महत्व है। यही वजह है कि सुबह से ही श्रद्धालु प्रमुख नदियों पर उमड़े हुए हैं और स्नान पूजन कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार की 3 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पितरों का तर्पण करने के लिए आज लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो व्रत भी रखती हैं और व्रत रखने से पहले ये जो सुबह का स्नान होता है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए दूर से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं हरिद्वार और सुबह गंगा स्नान कर रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी हो या फिर गंगा नदी, हर जगह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं पितरों का तर्पण करने के लिए और सोमवती अमावस्या पर स्नान करने के लिए।